केजरीवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली की बजबजाती नालियां और टूटी सड़कें कुछ और बयां कर रही हैं। लेकिन आपने बताया नहीं कि वो भ्रष्ट हैं या ईमानदार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो शराब घोटाला है उससे उनकी बहुत सारी परतें खुली हैं और दिल्ली ने मन बना लिया है कि अब इनकी विदाई हो। असलियत यह है क्योंकि हम शिकायतकर्ता हैं, हमने इंटरवीन किया, वो नीति रुकी, नहीं तो हर घर के नीचे हर मोहल्ले में शराब की भट्टी खुल गई होती। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने को कहाँ देखती है? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक मजबूत कंडीशन में देखती है और इसीलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इंडिया गठबंधन के साथ आने से 400 पार कहने वालों को हम लोगों ने 240 पर समेट। आप सोशल मीडिया पे ट्रोल क्यों हो जाती है? क्योंकि मैं बीजेपी की लंका लगाती हूँ। महाकुंभ नहाने जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जाएंगे? जाएंगे? मैम, आपने वो एक अभी हाल में फिल्म आई है इमरजेंसी, वो देखी क्या आपने? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसी प्रोपेगेंडा पिक्चर बिल्कुल नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो पॉडकास्ट विद आशीष सिन्हा। आज हमारे साथ एक ऐसी खास मेहमान है जिनको आपने अक्सर टीवी डिबेट में देखा होगा, जो अपनी मुखरता से कांग्रेस का पक्ष रखती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और सोशल मीडिया प्रभारी भी हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनेत जी, बड़ा सीधा सा सवाल, चूंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, केजरीवाल जी क्या हैं? ईमानदार शख्स हैं आपकी नजर में, भ्रष्ट शख्स हैं? क्या, कैसे देखती हैं आप केजरीवाल जी को? केजरीवाल जी वो शख्स है जिनके हाथ में दिल्ली की सत्ता की चाबी 11 साल रही और 11 साल बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड लाने के वो हर तरह की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी वो शख्स है जिनको दिल्ली की जनता ने बड़े मन से चुना था, लेकिन आज दिल्ली की जनता बहुत आक्रोशित है। केजरीवाल जी वो शख्स हैं जो दिल्ली के मुद्दों को छोड़कर आज अपनी सिक्योरिटी की, किसी ने उनको कोई गाली दे दी, रोना रो रहे हैं। केजरीवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली की बजबजाती नालियां और टूटी सड़कें कुछ और बयां कर रही हैं। मेरा अपना मानना है केजरीवाल जी वो शख्स हैं जिनको दिल्ली परख रही है और दिल्ली ने मन बना लिया है कि अब इनकी विदाई हो। लेकिन आपने बताया नहीं कि वो भ्रष्ट हैं या ईमानदार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो शराब घोटाला है उससे उनकी बहुत सारी परतें खुली हैं। मैं उस राजनीति में यकीन नहीं करती हूं कि मैं लोगों को खड़े होकर कहूं जैसा कि वो करते थे। मैं उस राजनीति में यकीन नहीं करती हूं जो नरेंद्र मोदी करते हैं, बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के। लेकिन जो शराब घोटाला सामने आया, जिसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी की बहुत सारी ऐसी चीजें, जिस तरह से वही शराब घोटाला, सुप्रिया मैं जी, अपनी बात कर लूं तो फिर हाँ, इसके बाद आप सवाल जी। पूछेगा। मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार तो नहीं है। अच्छा, वही शराब घोटाला, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आप सुनीता केजरीवाल के साथ चुनावी प्रचार में लगी थी। बिल्कुल लगे थे और इसमें कोई मुझे संशय भी नहीं है कहने का। इसको मुस्कुरा के कहने की भी बात नहीं है, क्योंकि असलियत ये है उस शराब घोटाले के एक्चुअल शिकायतकर्ता कांग्रेस पार्टी है। दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी के थे, दिल्ली में 8 विधायक बीजेपी के हैं, दिल्ली में तमाम काउंसलर बीजेपी के हैं। जब कोविड में दिल्ली तड़प तड़प के दम तोड़ रहा था, लोगों के पास अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था, तब इस देश के प्रधानमंत्री दीदी ओ दीदी कर रहे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति बना रहे थे। असलियत यह है क्योंकि हम शिकायतकर्ता हैं, हमने इंटरवीन किया, वो नीति रुकी, नहीं तो हर घर के नीचे हर मोहल्ले में शराब की भट्टी खुल गई होती। असलियत यह भी है कि बिल्कुल उस घोटाले की जांच होनी चाहिए, कानून संगत, न्याय संगत जांच होनी चाहिए। जब वो कानून संगत जांच ईडी प्रतिशोध की राजनीति से करने लगती है तो वो कानून की एक सीमा को लांघती है, जो हमें लगा उन्होंने उस समय किया था और हम इसीलिए केजरीवाल जी के साथ खड़े हुए। एक बात यह भी, और मुझे पता है कि आपका आशय क्या था इस सवाल को पूछने का। आपका आशय था कि 2024 में आप लोग चुनाव मिलकर लड़े, अब आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल आप पूछेंगे। इसका जवाब मैं दे देती हूं। 2024 में हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ था और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके साथ आने से, इंडिया गठबंधन के साथ आने से 400 पार कहने वालों को हम लोगों ने 240 पर समेट दिया और आज नरेंद्र मोदी इस देश में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। वो 2 बैसाखियों पर मजबूर हैं। लेकिन जब दिल्ली की बात आई, जब दिल्ली चुनाव के मुहाने पे आई, तो हमें लगता है कि दिल्ली की जो सरकार है उससे सवाल पूछे जाएंगे और दिल्ली की सत्ता पे काबिज केजरीवाल जी हैं। तो इसमें ना कोई विरोधाभास है, ना कोई अपॉर्चुनिज्म है। मुझे लगता है कि उनके साथ जब ईडी कानून संगत कार्रवाई नहीं कर रहा था तो हम खड़े हुए थे, कानून संगत कार्रवाई होती तो हम ना बोलते। आपने इतनी सारी बातें कही, आपने कहा कि आप थोड़ी सी शिकायत तो कही, करता अभी है। आपने ज़्यादा कह दी। आपने कहा आप शिकायत करता है,
उसी शिकायत के आधार पे तो जेल में थे ना, फिर आप उस पार्टी नहीं। के साथ कैसे खड़ी होगी? नहीं, उस शिकायत के आधार पर जेल पे नहीं थे। इसलिए नहीं थे क्योंकि उस शिकायत के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपको सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे, आपको विटनेसेस से बात करनी चाहिए थी, आपको लोग वहां पे बुलाने चाहिए थे। आप गए और आप एक मुख्यमंत्री को लेकर आए और आपने उस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। दिल्ली का कामकाज ठप हो गया, दिल्ली की फाइलें बंद हो गई, दिल्ली में हर तरह का प्रशासन लॉक जाम लग गया। वो दिख रहा था प्रतिशोध की राजनीति, क्योंकि यही राजनीति झारखंड में भी खेली गई थी। यही राजनीति इन्होंने झारखंड में, क्योंकि वहां पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसको तो चुनाव प्रचार करने की भी अनुमति नहीं दी गई। केजरीवाल जी को तो वो अनुमति दी गई थी। और इसलिए मैं मानती हूं कि ईडी ने अपने दायरे से बाहर जाके काम किया, क्योंकि ईडी के सामने तो तमाम केसेस हैं। ईडी के सामने हेमंत बिस्व शर्मा का केस है, ईडी के सामने नारायण राणे का केस है, शुभेंदु अधिकारी का केस है, ईडी के सामने तमाम ऐसे लोगों के केस हैं। प्रफुल्ल पटेल का केस था, अजीत पवार का केस था। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जिसने गोता लगा लिया था, वो केसेस बंद हो गए थे, या उस पर कार्रवाई, उसकी फाइल पीछे खिसका दी गई थी। हम बिल्कुल मानते हैं शराब घोटाला गलत हुआ है। शराब घोटाले की जब परतें खुलेंगी और भी बहुत सारा सच सामने आएगा, लेकिन हर चीज की एक सजा होती है। अगर आप मेरी पॉकेट मार लें, जो मुझे पूरी विश्वास है आप ऐसा नहीं करिएगा, तो आपको कानून फांसी पर नहीं टांगेगा। और जब फांसी पर टांगेगा तो उसके खिलाफ लोगों को बोलना चाहिए, और हमने वो किया। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई विरोधाभास। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने को कहां देखती है? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक मजबूत कंडीशन में देखती है, और इसीलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हम साथ भी जा सकते थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में 27 साल से बीजेपी बाहर है। बीजेपी का दिल्ली में कोई वजूद है नहीं। बीजेपी का दिल्ली में एक चेहरा तक नहीं है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग है उसमें अकेले मोदी जी लगे हुए हैं, तो लगता है कहीं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना तो नहीं रखते। दूसरी तरफ केजरीवाल जी, जिनसे दिल्ली बहुत नाराज है। और दिल्ली, जब आप जाके बात करिए, आपके रिपोर्टर्स जाते होंगे फील्ड पर, दिल्ली 15 साल के कांग्रेस के शासन को, शीला जी को याद कर रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि हमने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। हमें लगा कि दिल्ली हमारी फर्टाइल पॉलिटिकल जमीन है, यहाँ पर हम सियासत हमारी चली है 15 साल, हम पुनः अपने आप को खड़ा पा सकते हैं, और हम उस तरह की बड़ी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि हम गालियों की लिस्ट नहीं गिरा रहे, हम यहाँ पर आकर बटेंगे कटेंगे नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर आकर बजबजाती नालियों, टूटी सड़कों, शराब की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी से भी सवाल पूछ रहे हैं, और पुलिस के जो प्रशासन के सवाल है वो हम मोदी जी से भी पूछ रहे हैं। टॉप लीडर्स कांग्रेस के मैदान में कब आएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने सीलमपुर में रैली करी थी, और उन्होंने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया, जो थोड़ा केजरीवाल जी को चुप भी गया। उन्होंने पूछा कि भाई आप पेरिस बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ? फिर वो कहीं और गए, उन्होंने कूड़े का दिखाया कि ये दिल्ली पेरिस बन गई है। राहुल जी की तबीयत नासाज होने की वजह से वो अपनी 3 रैली नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, ये कहने में मुझे कोई संशय नहीं। प्रियंका गांधी नहीं है। लेकिन असलियत ये है, मैं पूरी अपनी बात खत्म कर लूं, आप इस चैनल के सबसे बड़े एंकर या दूसरा कोई और है, इसका तो कोई आंसर नहीं हो सकता ना। आप भी एंकर हैं, वो भी एंकर नहीं, लेकिन ये फर्क पड़ता है कि आप मानती क्या है। नहीं, आप क्या मानते हैं? आप इस चैनल के सबसे बड़े एंकर हैं? नहीं, ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। मैनेजमेंट ने आपको क्या शो दिया है, ये बताइए मुझे। ये वाली बात है, मुझे मत फंसाइए इसमें। उस तरफ मैं रह चुकी हूँ 20 साल। मुझे पता है। खैर, मैं आपको एक बात, पहले बात खत्म कर लूं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी जब ओखला जाते हैं और वहां पर वो उन महिलाओं से मिलते हैं जिनको महंगाई से, जिनके ऊपर कहर बरप रहा है, या जब वो किसी मैकेनिक की दुकान करोल बाग में जाते हैं, या वो कीर्ति नगर जाते हैं एक बढ़ई के यहाँ, वो किन लोगों से मिल रहे हैं? वो दिल्ली वालों से ही मिल रहे हैं, उन्हीं की समस्याओं की बात कर रहे हैं। जब वो दिखा रहे हैं कि सड़क पे नाली बह रही है, तो वो दिल्ली की ही चर्चा कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि प्रियंका जी या खारगे जी बिल्कुल प्रचार करेंगे। 27 तारीख को हमारी मऊ में एक बड़ी रैली। मैं जानता हूं। योगी आदित्यनाथ जी किस मुंह से आके यहाँ पे आके बात करते हैं? क्या बात करी उन्होंने? उन्होंने कहा मैं चुनौती देता हूं, बिल्कुल सही चुनौती दी। एक को माँ गंगा ने बुलाया था, एक को माँ जमुना ने बुलाया था। माँ गंगा वाले ने गंगा का वो हाल कर दिया कि आप गंगा के पानी से आचमन नहीं कर सकते। माँ जमुना वाले ने तो खैर फेना अभी तक चल रहा है, जो लोग छठ मनाते हैं वो जानते हैं क्या त्रासदी है। 50 करोड़ की पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट ने इन पर भी लगाई थी और उन पर भी लगाई थी जमुना के लिए। तो योगी जी किस मुंह से बात करते हैं? योगी जी तो वो मुख्यमंत्री है जो सदन में खड़े होकर सीना ठोक के कहते हैं हमारे 5000 लोग इजराइल में हैं। ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आपकी विफलता है कि आपके प्रदेश के लड़कों को इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाकर रोजगार ढूंढना पड़ रहा है। आप यहाँ पर अगर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, पुलिस तो अमित शाह के हाथ में, और जिस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री उस प्रदेश में आप बनारस से आते हैं, काशी बीएचयू में एक लड़की का गैंगरेप होता है, आरोपी बीजेपी आईटी सेल के 3 लड़के, लड़की को योगी आदित्यनाथ की पुलिस 15 बार बुलाती है। ऐसे करेंगे आप न्याय?
तो योगी जी आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएं, अलग आपको बात लगता है योगी जी प्रभावी नहीं होंगे? मेरे नजर में तो बाकी जगहों में प्रभावी नहीं थे। चुनाव जीतने हारने के बहुत सारे, मुझे तो नहीं लगता था। ऐसे ही नारे मोदी जी मंच से, मुजरा, मंगलसूत्र, आपका कमरा छीन लेंगे, आपकी भैंस छीन लेंगे, यही सब तो कहते थे। 2024 में क्या किया इस देश की जनता ने? दिखाया कि लोकतंत्र में ये सब नहीं चलता है। चुनाव जीतने हारने के बहुत कारण होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो ये बटेंगे कटेंगे की बात करते हैं। आप लोगों के लिए स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते हैं? ये बात तो क्योंकि आपने केजरीवाल जी ढेले का कहते काम नहीं हैं, किया। ये बात तो केजरीवाल जी कहते हैं कि केजरीवाल हमने जी स्कूल आजकल और ये नहीं शिक्षा के कहते लिए हैं। काम किया। ना, हाँ। केजरीवाल जी आजकल ये नहीं कहते हैं। केजरीवाल जी आपकी तरह एक पेपर लेकर आते हैं और पेपर से कहते हैं मुझे इसने ये गाली दी, मुझे इसने ये गाली दी, मुझे इसने ये कहा। यही काम मोदी जी कर्नाटक में भी कर रहे थे। कर्नाटक की जनता ने बता दिया था, 6.5 करोड़ जनता ने, ये नहीं चलेगा। केजरीवाल जी ये व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। केजरीवाल जी चुनाव को किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? मेरी सुरक्षा छिन गई, 60 सुरक्षा कर्मी आपके साथ चल रहे हैं, आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप कितना जनता से दूर हो गए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी रोज सवेरे 12 बजे टीवी चैनलों पर आते हैं, एक नया अनाउंसमेंट करते हैं। 11 साल से सत्ता आपके पास है, तो क्या झंझरा बजाने के लिए आपको बिठाया गया था? रोज वहां एक पर? नया घोषणा पत्र अलग अलग पार्टियों द्वारा जारी किया जा रहा है। रोज कांग्रेस रोज- केवल एक बार जारी करके क्यों रुक गई? वो भी रोज करती। कांग्रेस क्योंकि जुमलों में यकीन नहीं कर। तो मुझे आप ये बताइए, जनता को मूर्ख समझना इन नेताओं ने क्यों ठान लिया है? केजरीवाल जी, आप इस चैनल में एंकर हैं, आप रोज 12 बजे आकर एक अनाउंसमेंट करेगा कि चैनल ऐसे चलना चाहिए, तो चलाइए ना ऐसे। 11 साल से सत्ता में आप, बिल्कुल आपके सामने कोई ऑपोजिशन नहीं, और आप आके बोल रहे हैं मैं ये करूंगा दिल्ली को, मैं वो करूंगा। 11 साल बाद आपको रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना होता है। उस रिपोर्ट कार्ड में देखा जाएगा कि मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते लौट रहे हैं। उस रिपोर्ट कार्ड में देखा जाएगा कि दिल्ली में पिछले साल क्लास 9 के 1 लाख बच्चे फेल हो गए। उस रिपोर्ट कार्ड में देखा जाएगा कि दिल्ली का नवजात बच्चा 25 सिगरेट के बराबर प्रदूषण से प्रभावित है। उस रिपोर्ट कार्ड में देखा जाएगा कि जिस गारंटी का वादा आप यहां कर रहे हैं, आपने पंजाब में भी करी थी, वहां पर भी पूरी नहीं की। 1,000 रुपए देने की बात करी थी, एक महिला को नहीं मिला, 3 साल हो गए। तो मेरा अपना मानना है कि बजाय रिपोर्ट कार्ड के आप जब अनाउंसमेंट, लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं कि हिमाचल में लोगों को पेंशन नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। जाकर देख ले हिमाचल में। यहाँ पर तो पंजाब के लोगों ने आके प्रदर्शन किया, हिमाचल के तो किसी व्यक्ति ने कहीं प्रदर्शन नहीं किया। हिमाचल की सरकार तो वो सरकार है जिसने अक्टूबर के महीने में जब दिवाली थी 2 महीने की तनख्वाह और डीए बढ़ाकर दिया था। हिमाचल की सरकार तो वो सरकार है कि इतनी बड़ी आपदा आई, असेसमेंट करा लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन 9,000 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए गए। हिमाचल की वो सरकार है जिसने चिल्ड्रन ऑफ हिमाचल, जो ऑर्फन बच्चे हैं वहां के, जो आपदा से ऑर्फन हो गए, उनको उसका दर्जा दिया है। हिमाचल में जो हो रहा है वो यहाँ पर, इसकी फिर बात कर्नाटका में केजरीवाल जी ना पेट्रोल के करें। दाम क्यों बढ़ाने पड़े? जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा मुझे करने ऐसा के लिए लगता या है कि फ्री बीज कर्नाटक का? का एक मॉडल है हमारा। कर्नाटक के मॉडल में हम महिलाओं को अगर फ्री बस सेवा दे रहे हैं, उनको हम 2100 रुपए दे रहे हैं, उससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। और मेरे पास तमाम ऐसे एग्जाम्पल नाम के साथ हैं कि किसी ने राइस की फ्लावर मिल लगा ली, किसी ने बोरवेल खुदवाया, किसी ने एक छोटा सा सब्जी की दुकान शुरू करी उस पैसे से। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों के पास आज की तारीख में रेवेन्यू बहुत कम है, क्योंकि जीएसटी कुंडली मारकर आपके पैसे पर बैठा रहता है। असलियत यह है कि जीएसटी के 75 हजार करोड़ रुपए बकाया है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स जैसे पेपर्स, ये अर्थ जगत के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, और सरकार मान रही है। जब इतना पैसा बकाया है और सरकारों को रेवेन्यू चाहिए, तो सरकार रेवेन्यू ऐसे ही बढ़ाएगी। मेरा अपना मानना है, और ये क्योंकि मैं पिछले अपने अवतार में एक बिजनेस जर्नलिस्ट थी, 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 13 बार एक्साइज ड्यूटी वो बढ़ाई गई फ्यूल पर, स्पेशल और एडिशनल, जो कि आप राज्यों के साथ साझा नहीं करते हैं। सेस आप रखते हैं, एक्साइज ड्यूटी आप रखते हैं। आप एक्साइज घटा दीजिए, हर जगह पेट्रोल का दाम घट जाएगा। आप दिल्ली में, आप हिपोक्रेसी देखिए, बीजेपी दिल्ली में आके क्या कह रही है, हम 500 में सिलेंडर देंगे, हम होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे, हम महिलाओं को इतना पैसा देंगे। 5 किलोमीटर दूर तो नोएडा है जहां हम लोग बैठे हैं, दे दें यहाँ पर। हरियाणा में आपकी सरकार है, दे दीजिए वहां पर। आप तो यूपी में बोले थे कि मिलेगा होली दिवाली, हम इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिला। अमित शाह अनाउंसमेंट करके आए थे। तो मेरा अपना मानना है कि बड़ी बड़ी बातें करना और बातों को क्रियान्वित करना एक बात है। हम ये नहीं कहते हम 15 लाख आपके अकाउंट में देंगे, हम 2500 लेकिन देंगे, क्योंकि हम कर्नाटक में दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम कहते हैं हम 8500 की अप्रेंटिसशिप देंगे, क्योंकि हम तेलंगाना में कर रहे हैं। क्योंकि हमने राजस्थान में 25 लाख की चिरंजीवी योजना की थी, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। क्योंकि
जो मॉडल दिखाया जा रहा है वो तो ऐसा दिखाया जा रहा है सब कुछ चमक रहा है, जैसे इंडिया शाइनिंग था वैसे दिल्ली शाइनिंग है। लेकिन हो क्या रहा है, दिल्ली के जो 16 अस्पताल है उसमें आईसीयू नहीं चल रहा है। दिल्ली में 8,126 पद स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े हुए हैं। क्या हो रहा है दिल्ली में, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता है। अब ये बताइएगा कि एनडी गठबंधन अभी है, खत्म हो गया? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। उस गठबंधन ने जिसने मोदी जी की नींद उड़ा के रखी हुई है, जिससे मोदी जी परेशान रहते हैं, जो एक साथ आया, जिसने मोदी जी को आज गठबंधन की सरकार चलाने पे मजबूर कर दिया, वो बैसाखियों के सहारे, उसका वजूद कैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन देश काल परिस्थिति देखकर राजनीति की जाती है और हमें लगता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा एक वजूद है दिल्ली में, उस वजूद को हम वापस हासिल करना चाहते हैं। हम एनजीओ तो है नहीं और हम ना झोला छाप एनजीओ के हम जाके कहेंगे हाँ भाई सब कुछ, जहां हमें लगता है हम अपनी सियासत की जमीन मजबूत कर सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे। सुप्रिया जी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व मानने से गठबंधन के दलों ने इनकार कर दिया, चाहे टीएमसी की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी अलग सुर में चलती है, आप समाजवादी पार्टी की भी बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी भी आपके समर्थन में कम से कम दिल्ली में प्रचार करने नहीं आएगी, न ही टीएमसी की ममता बनर्जी जी आ रही है, अरविंद केजरीवाल जी का रुख अपना है। तो क्या ये माने कि कांग्रेस के नेतृत्व को इनकार कर दिया गया? आप आधी बात बता रहे हैं, जैसे आपने अखिलेश यादव जी की बात की, उनको मैं बड़ा क्लोजली ट्रैक करती हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। उनसे आपके जैसे एक प्रबुद्ध पत्रकार ने पूछा कि आपका समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने कहा आपका समर्थन करने का ये मतलब नहीं कि हम कांग्रेस के खिलाफ है, हम मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति देशकाल परिस्थिति देखकर राजनीति करता है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका बहुत सम्मान है, उनकी वजह से हम मोदी जी को रोक पाए, उन सबका कंट्रीब्यूशन है, उन सबका योगदान है। लेकिन एक असलियत ये भी है कि कन्याकुमारी से कश्मीर और असम से लेकर पोरबंदर तक कांग्रेस पार्टी है, जो एक एक दल, एक एक राज्य की पार्टियां हैं, वो नेतृत्व को मानने से क्या इनकार करेंगी। भाई वो पार्टियां भी मेघालय, असम, गोवा चुनाव लड़ने गई, क्या परिणाम हुआ सबने देख लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो मोदी जी की तरह नहीं है, माई वे और हाईवे। हमारे यहाँ इतना लोकतंत्र है, ठीक है, और महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अधिकांश रीजनल पार्टियां कांग्रेस की जमीन पर ही मजबूत हुई हैं। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस फिर से मजबूत हो जाए। जी, लेकिन कांग्रेस भी एनजीओ नहीं है। सुप्रिया जी, आपने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, अब ये बताइए कि कांग्रेस में लोकतंत्र है कि आपसी मतभेद है? हरियाणा हार गई आपसी मतभेद की वजह से, चाहे हुड्डा जी, आप आपसी मतभेद की बात कर रहे हैं, मैं आपको आपसी मतभेद का एक उदाहरण देती हूँ। मैं यूपी से आती हूँ, अमित शाह जी और योगी जी की बातचीत नहीं है, योगी जी और ब्रजेश पाठक की बातचीत नहीं है, लेकिन फिर भी विधानसभा के उपचुनाव में योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य की बातचीत नहीं है। तो मुझे लगता है मतभेद होते हैं। गुजरात से शुरुआत करते हैं। गुजरात में जब रूपानी जी थे, रूपानी जी और पटेल जी की बातचीत नहीं थी, नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान की बातचीत नहीं थी, वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा जी के संबंध कितने मधुर हैं ये बीजेपी वालों से पूछ लीजिएगा। तो मतभेद होते हैं, इसमें लेकिन आप मानती है कि मतभेद थे? मतभेद और महत्वाकांक्षा एक दूसरे का प्रारूप है। हर व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में है उसके अंदर मतभेद था या मनभेद था? मनभेद तो होता ही नहीं है, मनभेद होता तो कांग्रेस में कैसे होते। मतभेद है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो आज की तारीख में है, जब एक निरंकुश बादशाह बनकर संविधान को मटियामेट करने वाले लोग और एजेंसियों को दूसरों के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति के लिए उकसाया जा रहा है, बहुत लोग ये राजनीति नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते थे वो डरकर बीजेपी में शामिल हो गए या उनके घटक दल बन गए। आज जो कांग्रेस में है उसके आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल दौर है राजनीति का, और जो कर रहा है उसको सलाम है। सलाम है। चूंकि आप बार बार ये कह रही है, आप यूपी से हैं, महाकुंभ नहाने जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जाएंगे? आप लोग एक बात मुझे बताइए, आप बनारस से आपने कहा है, मैं गोरखपुर से, बांसगांव से, मैं जानता हूँ। हमने कोई पहली बार कुंभ देखा है क्या? बचपन से कुंभ देखते आ रहे हैं। मेरी दादी की शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उस जमाने में डबल एमए किया था, और कुंभ के महात्म मैंने उनसे सीखा। मुझे तो नाराजगी आप जैसे लोगों से आज की तारीख में, मैं आप जैसे लोगों से, मीडिया से है। मीडिया कुंभ में आज वो कहानियां दिखा रहा है जो हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है। कुंभ का बहुत महात्म है। कुंभ क्यों मनाया जाता है, कुंभ में कैसे अखाड़े से लोग आते हैं, नागा साधुओं की क्या तप तपस्या होती है, किस तरह का दर्शन शास्त्र की वहां पर बातें होती है, किस तरह का सत्संग वहां होता है, वो नहीं एक गंजेड़ी
बाबा बना घूम रहा है क्योंकि वो आईआईटी से है, उसको दिखा रहे हैं। कोई नीली आंखें लगा के शिष्या बन के आ गई, उसको दिखा रहे हैं। कोई आदमी खड़ा होके विक्षिप्त रूप से कह रहा है मैं मल खाता हूं, मैं बाबा, उसको दिखा रहे हैं। अरे आप हमारे धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? कोई ये पहली बार कुंभ नहीं लगा है। अर्ध कुंभ कुंभ हमेशा से लगते आए हैं। कुंभ 54 में भी लगा था जब भारत बस आजादी हुआ था और बहुत महात्म से मनाया गया था। लेकिन इस और बार तब तो भी मेरे घर वाले 144 नहाए सालों थे। वाला संयोग है ना। नहीं, ये तो आपको फिर आप शंकराचार्य जी की बात को काट रहे हैं। शंकराचार्य जी ने ये बोला है कि हर बार ऐसा होता है कि 144 वाली बात। ये सब देखिए, धर्म किसी की बपौती नहीं है। और धर्म में ये पूछना भी कि आप जाएंगी, मुझे लगता है थोड़ा इंट्रूसिव है। आप अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं या आपने रात को क्या खाना खाया है, उस बराबर है। मेरे लिए धर्म बहुत पर्सनल चीज है। मैं धर्म को जिस रूप से मानती हूँ, मेरी जो ईश्वर में आस्था है या मेरा जो ईश्वर से आत्मिक संबंध है, वो मेरे लिए है। उसको मैं प्रचार प्रसार, उसको मैं पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि बड़े बड़े नेता, अभिनेता और बिजनेसमैन जिनको लेकर आप अक्सर निशाना साधती, वो भी लोग वहां जाकर कुंभ अरे में तो स्नान पाप तो धुलने करके जाने ही पड़ेंगे। बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पाप कर रहे हैं तो वहां जाएंगे नहीं? जाना तो पड़ेगा। हिंदुस्तान का सारा पैसा अपनी जेब में दबा रहे हो और वहां जाकर एक थोड़ी सी सेवा कर दे रहे हो, तो क्या बात है? राहुल और गांधी जिनकी आप जाएंगे। बात कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि आप नाम नहीं ले रहे, मैं नाम ले देती हूँ। अडानी जी की आप बात कर रहे हैं। अडानी जी वहां गए, वहां पर उन्होंने जाके कुछ लोगों को खाना परस दिया। उन्होंने कहा मैंने सेवा करी है। 50-50, 60-60 साल से जो तप करते हुए साधु हैं, वो वहां आए हुए हैं। जो दिन में एक आहार खाते हैं या हफ्ते में एक आहार खाते हैं, वो वहां आए हुए हैं। उनकी कवरेज नहीं है। अडानी को दिखाया जा रहा है। कौन देखना चाहता है अडानी? कुंभ मेरे लिए अध्यात्म और आत्मा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और उसमें जो भोंडी भौतिकता इस देश का मीडिया दिखा रहा है, वो धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मुझे इसको कहने में कोई संशय नहीं है। राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी पार्टी में हम एक दूसरे के रिलीजन पर, मैं किस दिन उपवास करती हूँ, क्या मैं अन्न पूजा करने के बाद ग्रहण करती हूँ, मैं किस देवता की पूजा करती हूँ, मैं कौन से मंत्र का जाप करती हूँ, ये हमारे लिए टीवी डिबेट पर बोलने वाले मुद्दे नहीं है। धर्म ना बहुत पवित्र, बहुत पावन और बहुत आत्मिक रिश्ता होता है आपका भगवान से। अभी प्रमोद किशमन साहब आए थे पॉडकास्ट के लिए, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। वो कौन है? आप ही के नेता थे। नेता तो नहीं थे, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता जरूर थे। एक बार शायद चुनाव लड़े थे। उनकी बात आपने ब्रह्म टिकट दिया था ना? उनकी बात ब्रह्म वाक्य है। नहीं, मैं तो आप पूछ उनकी रहा बात हूँ। को ऐसे, वो तो तमाम ऐसी बातें बोल रहे हैं। वो तो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। जो कांग्रेस छोड़ के चला गया, जिसको कांग्रेस से निकाला गया, जो बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, वो क्या बोलेगा? वो राहुल गांधी को अच्छा नेता बताएगा या वो ये कहेगा कि कांग्रेस के उसूल अच्छे हैं, कांग्रेस संविधान को लेकर चल रही है? ना वो हमारे सगे थे, ना वो उनके सगे हैं। सत्ता पलटने दीजिए, देखते हैं फिर वो राहुल गांधी को किसका रूप बताने लगते हैं। ऐसे लोगों को मैं पर्सोना नॉन ग्राटा कहती हूँ, क्योंकि ये लोग जिस थाली में रहते हैं उसमें छेद करते हैं। इनकी राजनीति स्वांताय सुखाय की राजनीति है। अगर इनको यूपी का अध्यक्ष बना दिया गया होता तो वाजीवा, कांग्रेस बहुत अच्छी थी। नहीं बनाया गया क्योंकि ये विशुद्ध रूप से पिछड़े, दलित, आदिवासी विरोधी थे। इनको नहीं बताया गया तो अब ये कुछ भी कह सकते हैं। इन्होंने तो प्रियंका जी को माँ दुर्गा का रूप बताया था, और अब क्या कह रहे हैं उनके बारे में? तो ऐसी विचारधारा की पलटी मार सकते हैं। ऐसे लोगों पर मैं क्या अपना टाइम बोलकर बर्बाद। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि मुझे इन लोगों पर तरस आता है। आपको तरस आता बहुत है। तरस चलिए, आता अगली बार जरूर इसका जवाब मैं उनसे ले लूंगा। आप सोशल मीडिया की इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी की। आप सोशल मीडिया पे ट्रोल क्यों हो जाती है? क्या वजह है? क्योंकि मैं बीजेपी की लंका लगाती हूँ। या आपके शब्दकोश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी वजह से आप क्योंकि मैं चिंटू, बीजेपी की लंका मिंटू, लगाती हूँ। चिंटू, मिंटू, क्यों नहीं? जो नफरती चिंटू है, उसको नफरती चिंटू भी बुलाऊंगी। मैं सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली में से भी होंगी, और मैं सोशल मीडिया में सबसे पॉपुलर लोगों में से भी होंगी। आप कांग्रेस और बीजेपी के आंकड़े देखिएगा, हमारा एंगेजमेंट 4 गुना 10 गुना होगा बीजेपी से। उनके फॉलोवर्स ज्यादा होंगे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कंपेयर करिएगा, एंगेजमेंट, लाइक्स, शेयर्स उनके 10 गुना होंगे। मुझे और मेरे जो वहां पर काउंटर पार्ट है, फेक न्यूज फैक्ट्री के जो वहां के हेड है, उनको देखिएगा, एंगेजमेंट 10 गुना होगा। मैं ट्रोल हो जाती हूँ, उससे क्या मतलब है? क्योंकि मैं उनको वहां पर पिन चुभोती हूँ जहां पर उनको तकलीफ होती है। क्योंकि मैं उनकी फेक न्यूज की फैक्ट्री के गुब्बारे का मैं रोज बैंड बजाती हूँ। क्योंकि मैं उनके झूठ का पर्दाफाश करती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मैं उनको परेशान कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता ट्रोल नहीं होते।
आप ही होती है, वो शायद इतना परेशान नहीं करते केवल आप होंगे। ही गुब्बारे से हवा निकालती है, इसका मतलब मान लें। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ट्रोल होते हैं, पवन जी ट्रोल होते हैं, जयराम जी ट्रोल होते हैं, राहुल जी कितना ट्रोल होते हैं। दिग्विजय जी भी टोल होते हैं। होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। जो तीखा बोलेगा, हम्म, जो उनके गुब्बारे में पिन डालेगा, जो हवा निकालेगा मोदी के बलून की, उसको ये ट्रोल करेंगे। जो परेशान करेगा उसको ट्रोल किया जाएगा। देखिए, मैं बड़ी क्लिष्ट हिंदी बोलती हूँ। मेरे परिवार में मेरा पृष्ठभूमि ऐसी है कि मैं बहुत मेरा हिंदी के वातावरण में मेरा परवरिश हुई, और उर्दू मेरी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। अंग्रेजी पे मेरा बहुत अच्छा कमांड है क्योंकि मैं कॉन्वेंट में पढ़ी और अंग्रेजी जर्नलिज्म किया। बीजेपी को ये सब बातें अच्छी नहीं। बीजेपी को सशक्त महिलाओं से दिक्कत है। बीजेपी को अगर एक महिला अपने दम पर अपनी बात कहकर उनका पर्दाफाश करे तो अगर मैं शायद पुरुष होती तो मुझे इतना ट्रोल ना करती। नहीं करते। एक महिला और वो उनका पर्दाफाश कर रही है, कलई खोल रही है, उससे उनको दिक्कत है। उनको, उनके लिए बड़ा अच्छा था कि वो राहुल गांधी को ट्रोल करते रहे। और कांग्रेस, शायद इतनी ज्यादा गरिमा कांग्रेस में थी, कांग्रेस को लगता था ये सब झूठ है, सच को कहां छुपाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सच्चे साथ हमारे शास्त्रों ने कहा है, जैसा आप करेंगे वैसा आपको किया जाएगा। अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोलिएगा तो उसका पर्दाफाश भी करेंगे, और अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलिएगा, जैसे मैं टीवी डिबेट्स में जाती हूँ, मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं आप आदाब जी जनाब से बात करती हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी बुलाती हूँ, गृह मंत्री शाह बुलाती हूँ। लेकिन अगर सामने वाला मेरे नेता के लिए कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा जो आपत्तिजनक है, फिर मैं 4 शब्द मोदी जी के लिए कहती हूँ। क्योंकि मोदी जी की इज्जत आपके हाथ में है, जैसे राहुल जी की इज्जत मेरे हाथ में है। लेकिन अगर शुरू आप करिएगा तो खत्म मैं करूंगी। वो लोगों को चुभता है बीजेपी में, बीजेपी को मैं बहुत चुभता है, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि जो कांग्रेस की नई लीडरशिप है, जो कांग्रेस के नए चेहरे हैं, जो कांग्रेस के युवा चेहरे, चाहे वो पवन जी हो गए, मैं हो गई, या लोग, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग बोलते, हम लोग लाल लपेट के बिना बोलते हैं, क्योंकि शायद हमने बीजेपी का वो रूप देखा है जो हमारे वरिष्ठ उम्र में वरिष्ठ नेताओं ने नहीं देखा है। उन्होंने राजनीति का वो रूप देखा है कि आप दिन भर लड़िए और फिर आप शाम को बैठकर एक कप चाय पी सकते हैं। हमने वो रूप देखा है कि हमारे लीडरशिप को गंदी बातें कहते हैं, हम लोगों को गंदी बातें कहते हैं। आप ट्रोल होने की बात कर रहे हैं, मेरी लड़की को हिंसात्मक चीजें कही जाती हैं और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और लीडर्स उस ट्वीट को लाइक करते हैं, तो मैं तो उनका पर्दाफाश करूंगी, मैं तो उनका बैंड बजाऊंगी। अच्छा, एक राहुल गांधी जी ने बयान दिया था इंडियन स्टेट्स को लेकर, फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट्स, उसको लेकर क्या? कुछ भी नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। इंडियन स्टेट्स का मतलब क्या है? जिन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल भी ज्ञान है वो जानेंगे कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को डिस्क्राइब करता है वो गवर्नमेंट को करता है, एग्जीक्यूटिव को करता है, पार्लियामेंट में बैठी हुई सरकार को करता है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अगर नेशन और स्टेट सेम होता तो बीजेपी हमें एंटी स्टेट बुलाती ना, एंटी नेशनल क्यों बुलाती है? बीजेपी की जो अकल है ना वो घुटनों से भी नीचे है, और ये मैं बार बार कहती हूँ। आप किसी को ट्रोल करिए, अकल लगाकर करिए, तब बात चुभती है। एक दिन बोले ये राहुल गांधी के खिलाफ, फिर चुप हो गए क्योंकि इनका पर्दाफाश हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट क्या है। और राहुल जी ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात थी, ये लोग समझ नहीं पाए उस बात को। एक वृद्ध व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चीफ है, जिसके सामने पूरी बीजेपी नतमस्तक है, वो कहता है 1947 में इस देश को आजादी नहीं मिली। ये आजादी के महानायकों का, ये आजादी के आंदोलन का, ये इस देश के संविधान का, ये इस राष्ट्र का अपमान है, और इस पर सबको दिक्कत होनी चाहिए थी। इस पर बीजेपी को भी बोलना चाहिए था, इन्होंने गलत कहा। आप जिस संविधान की शपथ लेते हैं, आप जिस तिरंगे को आज सलूट करते हैं, आपने 53 साल उसका बहिष्कार किया, चलिए भूल जाते हैं। आप उस आजादी को नकारेंगे जिस आजादी के लिए लोग फांसी पर झूल गए। आप भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, अशफाक उल्लाह खां को, सुखदेव को, सबको नकार देंगे। आप नेहरू के 10 साल को, आप पटेल को नकार देंगे, आप सुभाष चंद्र बोस को नकार देंगे, आप मौलाना आजाद को नकार देंगे, आप महात्मा गांधी को नकार देंगे। आजादी नहीं मिली, किस तरह की बात है? तो जो राहुल जी ने बात कही वो बहुत सही बात है। किसी और देश में अगर उनकी आजादी पर किसी ने सवाल उठाया होता तो उस पर ट्रेचरी, उस पर देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का मामला चलता, क्योंकि इन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम सिर्फ बीजेपी से थोड़ा ही लड़ रहे हैं, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम बीजेपी ने जो आरएसएस से, जो संघ से पूरे इंस्टीट्यूशंस भर दिए हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आज की तारीख में इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बीजेपी के फ्रंटल्स हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं। हम उन जजेस से भी लड़ रहे हैं जो जज होने के बाद कहते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। ऐसे लोगों से लड़ाई है तो ऑब्वियसली आपकी लड़ाई एक पूरे तंत्र से है, और इसमें मुझे कोई नहीं लगता उन्होंने गलत पूरा कहा। तंत्र का मतलब क्या? देश माना जाए, क्या माना जाए? आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी कौन है?
बताइए। सांसद है। कितनी बार के सांसद हैं? मुझे ध्यान में नहीं है, मुझे लगता है कि 3 से 4 बार। 5 बार के चुने हुए सांसद हैं। हम्म एक शहीद के बेटे हैं। उनके पिता की निर्मम हत्या इस देश के आतंकियों ने की थी, क्योंकि वो इस देश को यूनाइटेड रखना चाहते थे। इस देश के आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए उनकी दादी ने 36 गोलियां झेली थी। 12 साल की उम्र के थे तब। 7 साल बाद उनके पिता का जब निर्मम हत्या हुई, उनके टुकड़े बटोरकर अंत्येष्टि करनी पड़ी थी। उन्होंने अपनी मां को 23 साल ब्याहता और 34 साल वैधव्य झेलते हुए देखा है। उनको पता है कि उनके परनाना ने 10 साल इस देश की आजादी के लिए जेल में गुजारे थे। उस व्यक्ति को आप एंटी नेशनल कहिएगा? किस तरह की बातें करते हैं? राहुल गांधी नेशन के खिलाफ बोल सकते हैं। राहुल गांधी की रगों में बलिदान का खून है। राहुल गांधी के पुरखों का खून इस देश क्या के एक तिरंगे में है। नैरेटिव बनाया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह आपको की नहीं बातों लगता बनाया करके? जा रहा है? आप तो बड़े टाइम से जर्नलिज्म कर रहे हैं, 15-20 साल से। आपको नहीं लगता कि बीजेपी का सारा तंत्र, बीजेपी की सारी ट्रोल आर्मी, बीजेपी का लाखों करोड़ों का पैसा राहुल गांधी की छवि कभी बर्बाद चाइना करने के में साथ लगा? दोस्ती कर दिया जाता है, कभी बफेट के साथ दोस्ती आप मुझे कर एक दिया बात जाता बताइए, है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। बीजेपी एक तरफ कहती है राहुल गांधी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी 180 वर्ड की ट्वीट कर देते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा, सारे निकम्मे मंत्री, क्योंकि काम तो किसी के पास है नहीं, हो सब साउथ ब्लॉक में ही रहा है, सारे निकम्मे मंत्री, सारे ट्रोल सांसद सब जुट जाते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगती। क्यों होने लगती है? क्योंकि राहुल गांधी जी आपकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं और वो सच बोलते हैं जिसको बोलने की ताकत इस देश में बहुत लोगों के पास नहीं। और मैं एक बात आपको बताती हूँ, वो राहुल गांधी को कितना भी ट्रोल कर लें, वो राहुल गांधी के खिलाफ कितने भी षड्यंत्र कर लें, उन्होंने राहुल गांधी के नाम पर, राहुल गांधी की एजुकेशन पर, हर चीज पे सवाल उठाया, सब सच सामने आया। असलियत ये है कि राहुल गांधी उनके लिए दिक्कत तलब है, क्योंकि राहुल गांधी उनसे समझौता करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता कि 20 साल से वो जिस घर में रह रहे थे, आपने षड्यंत्र से उनका घर ले लिया। उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि उन्होंने मोदी और अडानी की कलई खोली, आपने उनको संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी सुरक्षा के साथ लापरवाही कीजिए या न कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार हूं। राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा करी, एक कन्याकुमारी से कश्मीर चले, फिर मणिपुर से मुंबई। इस देश ने उनकी असलियत देख ली। आप जिन नामों से उन्हें बुलाते थे, मुझे लगता है कि खत्म करने दीजिए। हाँ। आप जिन नामों से उन्हें बुलाते थे, आज आपकी हैसियत नहीं है। आपके लोग कहते हैं बिल्कुल गलत किया इन्होंने राहुल जी। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी के बाद राहुल गांधी ऐसे पहले बड़े नेता थे जिन्होंने पूरे देश की यात्रा। चंद्रशेखर जी ने बहुत लिमिटेड पद यात्रा हाँ। करी थी। चंद्रशेखर जी ने पूरा देश नहीं नापा था। राहुल जी ने 4,500 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर चला। और आज दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी एक दूसरे से लामबद्ध हैं सिक्योरिटी को लेकर। राहुल गांधी जी के साथ मैं उस यात्रा में चल रही थी, कहीं से कोई भी उनसे आकर मिल सकता था। मैं उस समय भी मौजूद थी जब हम कश्मीर पहुंचे और पुलिस और प्रशासन ने आके कहा आप गाड़ी से जाइए, यहां आगे खतरा हो सकता है। और राहुल जी के वो शब्द मेरी आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा मैंने ये सफेद शर्ट पहनी हुई है, अगर मेरा देश इसको लहू से लाल करना चाहता है मुझे परवाह नहीं है, मुझे कश्मीर पे भरोसा है, मैं चलूंगा। और वो चले। राहुल गांधी वो शख्स है, क्या बिगाड़ देंगे उनका? देखिए, झूठ का जो उम्र होती है वो छोटी होती है। जब उसमें लाखों करोड़ों का पैसा उद्योगपति जुट जाते हैं तो थोड़ी लंबी हो जाती है, जो हुई। लेकिन मुझे लगता है एक भारत जोड़ो यात्रा ने, और जिस तरह से वो लड़ते हैं, उसने उस सारे इनके मतलब मुझे लगता है लाखों करोड़ों का पैसा पानी की तरह बहाया बीजेपी ने, और वो सब फ्लश की तरह बहा दिया इस देश ने। मैम, आपने चूंकि आप आरोप ये लगा, क्योंकि आपने मनमोहन सिंह जी को लेकर आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर तमाम बातें, लेकिन बीजेपी वाले आरोप ये लगा रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह जी के अस्थियों का विसर्जन होना था उस समय कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं था, राहुल गांधी देश छोड़कर कहीं दूसरी जगह पार्टी मनाने चले गए थे। ये बीजेपी के आरोप है। बीजेपी के इस आरोप का मैं सिर्फ एक जवाब दूंगी। मनमोहन सिंह जी इस देश के बहुत सम्मानित प्रधानमंत्री थे। मुझे लगता है मनमोहन सिंह जी सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री थे, और उनको वो इज्जत मिलनी चाहिए थी जिसका डिमांड कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने की थी, कि उनका जो क्रियाकर्म है, उनका जो अंतिम संस्कार है, वो पब्लिक जगह पे किया जाए और वो उसी जगह पे उनका स्मारक बन जाए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात हम कर रहे थे। यहां तक कि हमने ये भी कहा था कि शक्ति स्थल पर ही आप कर दीजिए। हमने इस तरह की भी बात की थी। सरकार ये बात नहीं मानी। निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनका पूरा परिवार भी वहां पर नहीं बैठ पाया था। पहली पंक्ति में पूरे बीजेपी के लोगों ने वो छका लिया था। सोनिया जी तक के लिए जगह नहीं थी। राहुल जी बहुत पीछे थे। उनका परिवार, उनकी तीनों लड़कियां नहीं बैठ पाई थी। और क्योंकि उनका जब
अंतिम संस्कार के बाद उनका जब शपथ हुआ तो ऑब्वियसली कांग्रेस के लोग गए, सब कुछ हुआ। परिवार थोड़ी सी प्रिवेसी चाह रहा था और परिवार ये चाहता था कि प्रिवेसी बरकरार रहे, तो वो चीजें उनके भाई उनके भतीजे अकेले करना चाहते थे और हम सब लोग जा सकते थे, हम सब लोग उस दिन जाने के लिए आए भी, लेकिन ये बोला गया कि परिवार थोड़ी सी प्रिवेसी चाहता है, वो गुरुद्वारे में ही करना चाहते हैं, इसलिए हम उनके अंतिम संस्कार के बाद जो फूल चुनना हमारे यहाँ कहा जाता है, अस्थियां चुनने को, उसमें हम शामिल नहीं हुए। राहुल जी वहां पर थे, राहुल जी उनके परिवार, हम लोग बेलगांव में एक कार्यक्रम था, तुरंत कैंसिल हुआ, हम लोग सब लोग वापस आए। प्रियंका जी ने सारा देख रेख करी, घर पे बॉडी कैसे लाई जाएगी, पूरे सम्मान से सब कुछ हुआ। वहां पर जो भी इंतजाम करना था वो रात से लगी हुई थी। मुझे लगता है उसके बाद जब ये सब कुछ खत्म हो गया था, राहुल जी बाहर गए, इसमें क्या गलती हो सकती है? मैं मनमोहन सिंह जी की बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे लगता है मनमोहन सिंह जी का इतिहास में नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। उन्होंने सोनिया जी के साथ मिलकर इस देश को खाद्य सुरक्षा का, इस देश को कामकाज का, मनरेगा का, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे बड़े बड़े कानून दिए, बड़ी बड़ी अधिकार दिए। मेरा टिकट बुक था 30-31 का, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ मुझे बाहर जाना था, मैं भी गई। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हर उस मुद्दे को इशू बनाना चाहती है जो लोगों से संबंधित नहीं है। राहुल जी कहां गए, क्या किया, यह अलग बात है। आप आज तक मनमोहन सिंह जी के लिए एक स्मारक नहीं बना पाए और इसके लिए आपको खरगे जी ने फोन किया, इसके लिए आप खरगे जी ने प्रधानमंत्री को फोन किया, अमित शाह को फोन, और ऐसा नहीं आपने नहीं किया। अटल जी का हम सम्मान करते हैं, उनका बनना चाहिए था, उनका स्मारक बना, लेकिन मनमोहन सिंह जी के लिए आपने आनाकानी करी। एक पूरे सिख समुदाय को आपने, और मैं ऐसे लोगों से मिली, ऐसे सिखों से जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कहा हमें अच्छा लगता है अगर उनका भी बनता, और मुझे भी ऐसा लगता है बिल्कुल बनना चाहिए। अभी भी वक्त है, अभी भी बड़प्पन दिखाइए और उनका स्मारक घोषित करिए। मैम, आपने वो एक अभी हाल में फिल्म आई है इमरजेंसी, वो देखी क्या आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी प्रोपेगेंडा पिक्चर बिल्कुल नहीं देखती हूँ। जो पिक्चरें, इसलिए देखिए, पिक्चर में आप 3 घंटे दे रहे हैं अपने, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं, 3 तरह का जीएसटी उस पर अदा कर रहे हैं, मीठे का अलग, नमकीन का अलग, कैरमलाइज का अलग, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद आप एक प्रोपेगेंडा पिक्चर देखने क्यों जाएंगे? पिक्चर का मतलब है एंटरटेनमेंट, या तो कोई ऐसे गहन विषय पर बनी हो, बहुत ऐसी पिक्चरें बनी है जिसने समाज को झकझोरा है कि ये क्या हो रहा है समाज में, इस पर वो करिए। मतलब मैं 3 घंटे जाऊं भी और मुझे पता है कि वो पिक्चर क्यों बनाई गई है, और इन प्रोपेगेंडा पिक्चरों का क्या हश्र हो रहा है वो भी मैं देख ये रही हमेशा हूं। चुनाव से पहले ऐसी पिक्चरें कहां से रिलीज हो जाती अब ये तो आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं हिट द नेल ऑन इट्स हेड कर दिए। मुझे लगता है चुनाव से पहले ये प्रोपेगेंडा पिक्चर इसलिए लगाई जाती है कि इनसे नैरेटिव बने, लेकिन नैरेटिव बनता नहीं है क्योंकि इसका हश्र आप देख रहे हैं। एक कश्मीर पे बनाई गई थी, एक केरला पे बनाई गई थी, उन सबका क्या हश्र हुआ? बॉक्स ऑफिस पे वो पिक्चरें क्यों धड़ाम से गिर जाती हैं? क्योंकि देखने वाला ये समझ रहा है कि आपने प्रोपेगेंडा बनाया है। मैं उन अभिनेत्री की बात सुन रही थी जो कहने लगी इंदिरा जी बहुत कमजोर थी। पाकिस्तान के जिस महिला ने 2 टुकड़े कर दिए, जिसने अमेरिका के प्रशासन की आंख में आंख डाल के कहा आप अपना 7th फ्लीट भेजिए या ना भेजिए, मैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया, वो कमजोर प्रधानमंत्री थी। जिसने एक बार में बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया, वो कमजोर प्रधानमंत्री कर सकता है। जिसने प्रिवी पर्सेस का अबॉलिश किया, वो कमजोर प्रधानमंत्री कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को अगर वो निरंकुश हो जाए और समाज के भले के लिए आप पब्लिक सेक्टर बना दीजिए, कोई नहीं कर सकता है। इंदिरा जी ने किया। तो आप प्रोपेगेंडा, आप एक विशेष विचारधारा से प्रभावित होकर ऐसी चीजें करते रहिए, क्योंकि वो देखेगा। आखिरी सवाल लूंगा सुप्रिया जी, मान लीजिए कि दिल्ली के चुनाव में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ती है या फिर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ती है, तो क्या उस स्थिति में सहयोग करेंगी आप एक दूसरे? ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। 8 तारीख का इंतजार करिए, कोई बहुत दूर थोड़ी है, नंबर सामने आ जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि मैं कहूं कि अगर इंडिया टीवी की ये रेटिंग ऐसे हो जाएगी, इंडिया डेली की, तो क्या आप इसमें जाएंगे? आप भी उसका जवाब नहीं दीजिएगा, तो मैं इसका जवाब क्यों दूंगी? तो कुल मिलाकर आप सत्ता में वापसी कर रही हैं। शीला दीक्षित की कमी महसूस हो रही होगी क्योंकि बिल्कुल होती है, बिल्कुल महसूस होती है हाँ। मुझे, कोई इसमें, और मुझे ही नहीं, इस दिल्ली को महसूस होती है शीला जी की कमी। मैं तो उस दिल्ली में, और मैं बहुत जल्दी दिल्ली आ गई थी पढ़ाई के उससे, मैंने तो उस दिल्ली को देखा है जहां पर नीली बसें, जैसे लगता था यमराज का वाहन आ रहा है। मैं तो जब एलएसआर वगैरह में पढ़ती थी, मैंने देखा था यमराज के वाहन जैसी वो बसें, वो पीटते हुए नवेटा 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 करती हुई आती थी। और उसको कैसे शीला जी ने बदला, कैसे सीएनजी की बसेस आई, कितने फ्लाईओवर्स बनाए शीला जी ने, जिस तरह से अस्पताल बनाए। मुझे लगता है शीला जी ने बहुत काम किया दिल्ली के लिए। उनकी एक
उनका एक धरोहर है जिसको लेके हम आगे जाना शीला चाहते जी हैं। अगर रहती तो स्थिति और कहीं मजबूत होती कांग्रेस बिल्कुल की? होती मजबूत, इसमें कहने में क्या संशय, बिल्कुल मजबूत होती। तो कुल मिलाकर ये मान के शीला जी अगर जी। रहती तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहते। तो कुल मिलाकर कहें कि 8 तारीख को दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रहे हैं आप लोग। मुझे लगता है 8 तारीख को दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन तो होने जा रहा है। हो सकता है बीजेपी हो जाए। बीजेपी नहीं होगी, 27 साल बाहर रहे, अभी 27 साल और रहेंगे। चलिए, आपने समय दिया और दिल से आपने बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट जो आप सोच रही हो वैसे सकारात्मक आए और जल्द फिर एक बार हम आपसे मुखातिब हों। बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया, आपने धन्यवाद। समय दिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया।